नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम टीवी। एक तरफ कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर ने भी लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। वैक्सीन की कमी को लेकर कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। टीकाकरण को लेकर हो रहे सियासत के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि वैक्सीन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो क्या वैक्सीन की कमी लोगों को और प्रदेशों में, जहां पर केंद्र शासित प्रदेश हैं और जो भाजपा प्रशासित प्रदेश है, वहां पर कमी है या फिर ये सिर्फ विपक्ष का हमला है? इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना के मामलों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। बढ़ते केस की वजह से कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी के साथ पीएम मोदी ने बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक भी की और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने की भी बात कही। दूसरी ओर वैक्सीनेशन अभियान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जहां केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, तो इसी पर कुछ राज्यों का आरोप है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं बची है। वैक्सीन को लेकर अब जो बवाल मच रहा है, उस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया कि वैक्सीन भारत में बिल्कुल भी कम नहीं है और उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा सबको वैक्सीन देने की मांग को गैर जिम्मेदाराना भी करार दिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल में चुनावी रैली करते हुए मंच से ये दावा किया कि वैक्सीन की मात्रा भारत में पर्याप्त रूप से है। ये भी और हमारे स्वास्थ्य सचिव को भी लगातार अनेक प्रदेशों से बीच बीच में फोन आते हैं कि हमारी वैक्सीन 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, हमारी वैक्सीन इतनी आज लग गई है। कई स्वास्थ्य मंत्रियों ने भी फ़ोन किया है, 1-2 स्थानों से मुख्यमंत्रियों का भी फ़ोन आया है और स्वास्थ्य सचिव भी हमारे स्वास्थ्य सचिव से बातचीत करते रहते हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो भी प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स को वैक्सीन देने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पूरी ताकत के साथ और पूरे मिशन मोड में उनको वैक्सीनेशन कराइए। आपकी वैक्सीन जैसे जैसे वो समाप्त होती है, हम साइमल्टेनियसली उसको जिस प्रकार से अभी तक रिप्लेनिश कर रहे हैं, उसको हम लगातार रिप्लेनिश करते रहेंगे। पिछले समय में एक भी देश के अंदर कोई व्यक्ति ये कंप्लेंट नहीं कर सकता, कोई स्टेट गवर्नमेंट या व्यवस्था के अंग, कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन ना होने के कारण जो है यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन बंद कर दिया। मैं फिर ऑन रिकॉर्ड आपको सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन के संदर्भ में वैक्सीन की क्वांटिटी जो आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बारे में कोई शक शुबा संशय अपने मन में ना रखें। डेली बेसिस पर आपके द्वारा खर्च की गई वैक्सीन और उसको रिप्लेनिश करने के लिए यहाँ बहुत डिटेल्ड एनालिसिस लगातार होता है और लगातार जो है आप देख रहे हैं कि हम 16 जनवरी ऑनवर्ड्स ये सारी की सारी वैक्सीन जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। पहले तो वैक्सीन कम पड़ रही है, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। वैक्सीन को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा दिए गए बयानों के बाद अब विपक्षी पार्टियों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया है। कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवाद और गहराता जा रहा है।
वैक्सीन की किल्लत कई जगहों से आ रही है। वैक्सीन नहीं होने के चलते महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत झारखंड में कई टीकाकरण केंद्रों को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र में वैक्सीन पर कई जिला प्रशासन ने यह दावा किया है कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वहीं कई जगहों पर वैक्सीन लेने के लिए लाइन में खड़े लोगों को बिना टीके के ही घर वापस लौटना पड़ रहा है। वैक्सीन की कमी के चलते लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। कई राज्यों ने इस कमी को दूर करने की गुहार केंद्र सरकार से लगाई है। उड़ीसा और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर कई तरीके की बातें कही। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में भी अब 4-5 दिन का वैक्सीन स्टॉक बचा हुआ है। वहीं ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवा किशोर दास ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बचा है। वैक्सीन नहीं मिली तो आगे आने वाले समय में लोगों को केंद्रों से वापस लौटना होगा। दिल्ली में वैक्सीनेशन ठीक चल रहा है। कुछ वैक्सीन कल मिली है हमारे को और वैक्सीनेशन के भी हमारे पास 4-5 दिन का स्टॉक है। पर्याप्त स्टॉक है? नहीं, डेली हमने आगे डिमांड कर रखी है, मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं। एक चिट्ठी केंद्र की ओर से लिखी गई है सर कि औसत जो वैक्सीनेशन है उससे कम हो रहा है दिल्ली में। फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का भी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ इन चीज़ों में ना मुझे लगता है हमारे को मिलके लड़ना चाहिए। अब केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कम हुई। अब कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि भाई केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, उसकी वजह से कम हुआ। वहाँ तो 30% हुई है, 40% हुई है, तो उसकी वजह से सारी परसेंटेज कम हुई ना। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब इस बात को छोड़ देना चाहिए। जितना उन्होंने कराया अच्छी बात है, हमने किसी को मना नहीं किया, सबसे हम कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में अगर 75% भी हुआ है और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 30% हुआ है तो इसकी ये दिस इज नॉट इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि हमें जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कैसे करना है। क्या ऐसा है कि मतलब जो केंद्र सरकार की फैसिलिटीज है वैक्सीनेशन वाली वहाँ पे कम हुआ है बनस्पत दिल्ली? अरे इन मुद्दों को छोड़ दीजिए ना। देखो, हमें इस लड़ाई में झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। अब तो 45 साल से ऊपर सबको अलाउड है। हेल्थ केयर वर्कर हो या फ्रंटलाइन वर्कर हो या आम आदमी हो, सबको अलाउड है, सबको लगाना चाहिए। हमारे पास फिलहाल सिर्फ 5.34 लाख है। हमारा पर डे हम टीकाकरण करते हैं 2.5। इसी हिसाब से अगला 2 दिन ये चलेगा। हमने केंद्र मंत्री को चिट्ठी लिखा है कि हमको 10 दिन का मिनिमम 25 लाख वैक्सीन भेज दीजिए, क्योंकि हम टीकाकरण अच्छे से कर सकेंगे। और उड़ीसा में ऐसे भी अच्छा हो रहा है, तो इसका रिजल्ट भी लोगों को अच्छा मिलेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीन फ्रॉम सेंटर। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। तो मेरे को लगता है, मेरा डिपार्टमेंट भी चिट्ठी लिखे थे SCS, और मैं भी कल लिखा हूँ मिनिस्टर को। वी होप कि वैक्सीन जल्दी आ जाए, जहाँ लोगों का अच्छा। इसी के अलावा अब कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 24वीं बैठक आयोजित की। केंद्रीय मंत्री ने देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति पर जानकारी दी। हर्षवर्धन ने कहा कि हमारी मृत्यु दर लगातार कम हो रही है और मृत्यु दर 1.28% है। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को 9.43 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी अब एक दिन में 13 लाख से ज्यादा लोगों को टेस्ट करने की क्षमता है। इस देश में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। साथ ही वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर भी मंत्री ने कुछ जानकारी दी। इस दौरान कोविड अस्पतालों की कमी को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में सभी तरीकों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास 15,000 से ज्यादा कोविड अस्पताल है, जिसमें 18.5 लाख से ज्यादा बेड हैं। इसी के साथ 12,000 से ज्यादा कोविड सेंटर भी हमारे पास मौजूद हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
तो आज का बड़ा सवाल यही है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर क्यों आर पार, किस वजह से ये आर पार उजागर हो रही है और क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और वैक्सीन जो कारगर साबित हो रही थी, कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को दी जा रही थी, बताया जा रहा था कि वैक्सीन कितनी जरूरतमंद है, उसको लेकर अब ये दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीन की कमी लगातार दर्ज हो रही है। तो इस पर बड़ी डिबेट का हम आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं और उसके बाद मैं आपका परिचय करवाऊंगी हमारे गेस्ट से। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन, वैक्सीन स्टोर में नहीं मिल रही डोज, मरीज कर रहे वैक्सीनेशन का इंतजार। तो एक और जहां वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा, वहीं लगातार ये बातें उजागर हो रही हैं कि वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है। 10 राज्य ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन की वैक्सीन खाली बची है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों में भी मंत्री हैं जो बोल रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त ये दिल्ली सामने आ रही है, जहां पर डॉक्टरों पर कोरोना का वार। एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना संक्रमित, दोनों डोज लेने के बाद भी पाए गए संक्रमित। तो दिल्ली से भी हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां एम्स के 35 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि दोनों डोजेस वैक्सीन की ये ले चुके हैं एम्स के डॉक्टर। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे कि एम्स के 35 डॉक्टर, केजीएमयू के 45 डॉक्टर्स के बाद अब एम्स बड़ा अस्पताल, उसके 35 डॉक्टर जो हमें संक्रमण से कहीं ना कहीं बचा रहे थे, आज वही संक्रमित हो रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर संक्रमित हो रहे हैं। तो बड़ी चिंताजनक बात यह भी है कि 35 डॉक्टर एम्स के और केजीएमयू के 45 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो जो हमें बचा रहे थे अब वही इस संक्रमण के घेरे में। मेरा ये बार बार कहने मतलब आपको डराना नहीं, सिर्फ आपको सचेत करना है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है उसकी चपेट में फ्रंटलाइन वर्कर्स भी किस तरह से आ रहे हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, वैक्सीन की कमी लगातार क्यों दर्ज की जा रही है। 10 राज्य ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 3-4 दिन की डोज शेष बची हुई है उनके पास। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। सपा से हमारे साथ विवेक पांडे, कांग्रेस से हमारे पास हम वहीद अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी और शबनम पांडे जी बीजेपी का पक्ष रखती हुई हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद है। तो सबसे पहले मैं शबनम जी पर जाऊंगी और शबनम जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से लगातार जो राज्य ये दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है, सिर्फ 3 से 4 डोज उनके पास बची है दिन की, तो क्या लगता है आपको वैक्सीन की जो कमी दर्ज की जा रही है उसको कैसे पूर्ण करेंगे? देखिए, एक बात साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार सभी प्रदेश सरकारों को वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में डोजेस भेज चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा रहा कि लोगों में किसी अफवाह की वजह से या लापरवाही की वजह से लोग वैक्सीन बहुत कम मात्रा में लगा रहे थे। और जिन मात्रा में वो वैक्सीन लगा रहे थे, वैक्सीन की को क्योंकि थोड़े एक स्पेशल कंडीशन में रखा जाता है, तो इसलिए वैक्सीन जो आते थे उनमें कुछ वैक्सीन तमाम स्टेट्स में खराब हुए। जैसे अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही की वजह से खराब हो गए। लेकिन अब जब कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है तो लोगों को वैक्सीन की जरूरत महसूस होने लगी है, उसकी जो अहमियत है लोग जानने लगे और भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने के लिए आ रहे हैं। पर उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कल ही बताया है कि 43 मिलियन वैक्सीन जो है स्टॉक में है और 19 मिलियन के करीब ऑन पाइपलाइन है, मतलब प्रदेशों में भेजा जा चुका है। तो वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। वैक्सीन जिस तरीके से जिस रेट से लगाया जा रहा है उसी रेट से तमाम प्रदेशों में उसे भेजा भी जा रहा है और वैक्सीन पहुंचने में 3 से 4 दिन या 7 से 8 दिन का समय लगता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो इसलिए कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है। वैक्सीन जहां भी है वहां वैक्सीन पहुंच जाएगी। जब 43 मिलियन वैक्सीन हमारे स्टॉक में है तो वैक्सीन के लिए इस तरीके से कि खत्म हो रहा है ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। बीजेपी शासित प्रदेशों से भी, राज्यों से भी ये भी कमी आ रही है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी उजागर हो रही है। जिस तरह से भी हमने उन्हें आपको बड़ी खबर भी दिखाई कि केजीएमयू में भी वैक्सीन की डोजेस खत्म हो गई हैं, तो लोग जो पहुंच रहे हैं वो वापस वैसे ही लौट रहे हैं जिस तरह से खाली हाथ।
तो ये कमी कैसे पूरी की जाएगी शबनम जी? देखिए, ये इसी वजह से है कि जब कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ने लगा तब लोगों को समझ में आया कि हाँ, सरकार जो कह रही थी कि वैक्सीन लगाना जरूरी है। नहीं तो आपने देखा होगा जब वैक्सीन आया तो तमाम विपक्षी दल के लोग अलग अलग अफवाहें फैलाने में जुट गए कि ये वैक्सीन बीजेपी का है, मैं नहीं लगाऊंगा और आप भी नहीं लगवाइए। तमाम ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया। जनता भ्रमित हो गई थी और जनता ने थोड़ी जब कोरोना का संक्रमण कम हो गया तो जनता के मन में कहीं ना कहीं हो गया कि अब कोरोना चला गया। सरकार लगातार उन्हें कहती रही कि आप वैक्सीन लगा लीजिए, वैक्सीन लगाएंगे तो आप सुरक्षित होंगे। लेकिन जनता की लापरवाही रही और कुछ विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान रहा जिसने जनता के मन में एक शंका जाहिर की थी। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण बढ़ा तो बड़ी संख्या में रोजाना, और जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वैक्सीन लगवाया, लोगों के मन में 45 का उम्र जब की छूट हुई तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी 5 तारीख को वैक्सीन लगाया। लोगों का भरोसा एक जगह की नहीं, वैक्सीन लगाना जरूरी है और लोग बड़ी तादाद में आने लगे। तो वैक्सीन क्योंकि एक लिमिट में हर जगह पहुंचाया जा रहा और आवश्यकता के अनुसार, जैसी आवश्यकता जितनी डोज लगती है वो रिकॉर्ड जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में और उसके अनुसार उन डोजेस को भेजा जाता है। तो अभी पाइपलाइन में भी 19 मिलियन के करीब है डोजेस पहुंच रहे होंगे और सरकार ने साफ तौर पे कहा है, केंद्र सरकार ने, कि हमारे पास 43 मिलियन स्टॉक में है। तो इसमें चिंता की बात नहीं है, वैक्सीन सभी को लगेगा और सभी को मिलेगा। ठीक है विवेक जी, एक तरह से शबनम पांडे ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये आरोप लगाया है, आपके नेताओं पर, कि जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की उससे लोग बैकफुट पर आए और उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो कमी कहीं ना कहीं विपक्षियों की भी है कि उन्होंने इस पर जागरूक नहीं किया। आरोप मैंने सुन लिया, अब मैं जवाब देता हूं। और मुझे लगता है कि आज के इस डिबेट को संवेदनशीलता के साथ बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से पूरा किया जाएगा। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने, जब वैक्सीन आ रही थी मार्केट में, जिस तरीके से वैक्सीन का प्रचार और प्रसार किया जा रहा था कीर्ति जी, उस समय इसी देश की इंडियन मेडिकल काउंसिल ने इसे प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी। और इसके साथ ही आपकी पैरेलल सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप चाहें तो इनसे इस चीज़ का कंफर्मेशन ले लीजिएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी ने केवल इसके ट्रायल की अनुमति दी थी। इसके नियमित उद्योग की सिफारिश और बिक्री जो है वो गलत रूप से कानून के विरुद्ध है। चलिए ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि जो इन्होंने कहा, इनडायरेक्टली जो ये आरोप लगाने का प्रयास कर रही थी, तो ये स्टेटमेंट इसी बिहार पे दिया गया था जब आपके देश की सर्वोच्च 2 ऐसी संस्थाएं जो कि स्वास्थ्य और सुविधाओं से जुड़ी विषय वस्तु पे रिसर्च करती हैं, जब उन्हीं का कॉन्फिडेंस लेवल अभी तक उस चीज को लेकर के पूर्ण नहीं है, तो हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, आप अगर कहते हैं कि वैक्सीन पे हमने सवाल उठाया, तो क्या हमारे सवाल का जवाब आप आज तक दे पाए? 2 डोज लेने के बाद भी जो पूरी तरह से अपनी सुरक्षा या पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से जो एहतियात बरत रहे थे, क्या वो कोरोना संक्रमित नहीं हो रहे हैं? तो आप कैसे ये कह सकते हैं? मैं वैक्सीन पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अब इन्होंने मुझे टोका है तो इन्होंने राजनीतिक बनाने का प्रयास किया। मैं जवाब देना मेरा भी कर्तव्य है, क्योंकि इनका सीधा सीधा आरोप बोला गया था, हाँ मैं वही कह रहा हूं, उस पर आप संक्रमित नहीं होंगे इसकी पुष्टि कहीं से नहीं की गई थी। आपको एक प्रोटेक्शन लेयर दे देती है वो वैक्सीन, जो कितने दिनों के लिए देती है? अच्छा ठीक है, ये बताइए, क्या उस प्रोटेक्शन लेयर की आइडेंटिटी और उस प्रोटेक्शन लेयर की जो गारंटी थी वो भी पूरी तरह 90%, चलिए मैं 80% ही मान लेता हूं, क्या कन्फाइन किया गया था? ड्रग कंट्रोलर जनरल अथॉरिटी ने क्यों इसके लिए फिर रोक लगाई थी या क्यों मांग की थी, इस तरीके से संस्तुति की थी? इंडियन मेडिकल काउंसिल ने क्यों प्रतिबंधित करने की मांग की थी कि अभी फिलहाल इसको मार्केट में न लाया जाए? क्योंकि ये ट्रायल में थी और पूरी तरह से ट्रायल नहीं कंप्लीट हुआ था। आप मत मानिए, आपके सामने रिजल्ट जो है सामने है, पूरे देश के सामने है। क्यों इसको मार्केट में लाया जाएगा? तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, इसका जवाब तो ये देंगे ना। अगर 2 बड़ी संस्थाएं इस पे ऑब्जेक्शन ले रही हैं तो आपने उनको ओवररूल करने का प्रयास क्यों किया? उनको नजरअंदाज क्यों किया? केवल और केवल वाहवाही और छवि सुधार के चक्कर में। अब एक बात और सुन लीजिए आप मेरी कीर्ति जी, यह स्थिति है कि बिहार और आंध्र प्रदेश में 1.4 लाख डोज है इस समय, और बिहार में 2.6 लाख। आंध्र प्रदेश में रोजाना 1.1 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, ठीक है, उनकी क्षमता के अनुसार। और बिहार की स्थिति है 1.7 लाख डोज प्रतिदिन लग रही है। उस हिसाब से इनके पास मुश्किल से
मुझे लगता है 1.5 या 2 दिन की दवाइयां इनके पास बची हुई हैं। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। यूपी की स्थिति इतनी अच्छी है, इन्होंने बताया ना, योगी जी ने लगाया तो लोगों का विश्वास जगा, और इतना विश्वास जग गया कि जो दवाइयां लगनी चाहिए, कोरोना की जगह पे एंटी रेबीज टीका लग गया 3-3 महिलाओं को। ठीक है, फरीदाबाद में जो मुर्दे जो एक्सपायर हो चुके थे 2-3 दिन पहले, उनको 3 दिन के बाद टीका लग गया। मैसेज आ रहा है घर वालों के पास उस तरीके से। तो आप मुझे ये बताइए, वैक्सीनेशन तो छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, आपके अधिकारी और आपकी संस्थाएं जो करने वाले, जो दायित्व, जिनके ऊपर दायित्व का भार है ना, वही इस समय सीरियस नहीं है। कारण बता दें, आपके मंत्री और जो मॉनिटरिंग कमेटी के लोग हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो तो छवि सुधार में लगे हुए हैं, नेता आपके प्रचार में लगे हुए हैं। उनको तो बंगाल और मेन बात जाता है कि असम में जाकर के चुनाव जीतना है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, आज कोरोना के जो आंकड़े हैं 3000 के लगभग आंकड़े इस समय है आपके, ठीक है, चिंताजनक है। और आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति में, ऐसी संवेदनशील स्थिति में आप दूसरे राज्य में जाके चुनाव प्रसार कर रहे हैं? आपको इस समय बैठ के मेडिकल काउंसिल के साथ, आपको सारे डॉक्टर्स के साथ, सारे सीएमओज के साथ सुनिए, रणनीति बनानी चाहिए। और एक बात सुन लीजिए, 11 डॉक्टर्स के साथ और जो टीम बनाई गई है कोविड को लेकर, उस पर भी चर्चा करा है, मंजूर किया गया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, आपने स्वयं कहा कल, मैंने कल मुख्यमंत्रियों के साथ कहा। मैं तो कह रहा हूं कल जी, कल। कोरोना क्या कल से शुरू हुआ है? नहीं तो 3 दिन पहले से शुरू हुआ है। रैलियां जरूरी थी, इलेक्शन जरूरी थे, हर किसी के लिए ना विवेक, बिल्कुल जरूरी है। हम कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं किसी राज्य में जाकर के? अब राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब आपने पूछा है तो जवाब तो मैं दूंगा। जिस तरह से आप पंचायतें करते हैं, वहां पर भी तो फिर वो चीजों को, मैं तो कह रहा था, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, जिम्मेदारी से आप गृह मंत्रालय आज अगर कोई भी किसी भी तरह का डायरेक्शन लागू कर दे, हम तो मानने के लिए तैयार है, बाध्य भी है। मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, दायित्व सबका बनता है, दायित्व बनता है। इसीलिए मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदारी से। चलिए, कई राज्य इस समय दवाइयों की संकट से जूझ रहे हैं, ठीक है, ये सवाल उठाया गया, इस डिबेट का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पे मैं एक जवाब चाहता हूं। क्यों आपने इंडिया को 4 जोन में डिवाइड करके, इससे पहले कि कोरोना जब दोबारा शुरू हो रहा था, या दोबारा जब ये अपने डबल पूरी स्ट्रेन में आ रहा था, तो क्यों नहीं आपने इंडिया को 4 जोन में डिवाइड करके वेयर हाउस वहां पे सेटअप कर दिया और वहां पे दवाइयों को पूरी तरीके से स्टॉकिंग कर दी गई कि आराम से चारों जोन को आराम से आप दवाइयां प्रोवाइड कर पाते? क्यों नहीं किया आपने प्लानिंग? क्यों आप पिछली गलतियों को दोहरा रहे हैं? और आप दूर की बात तो छोड़ दीजिए, नहीं सुन लीजिए आप, ठीक है, मुंबई की अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, ट्रेनों की स्थिति बदतर से बदतर फिर वही शुरू हो चुकी है। शबनम जी से पूछ लेते हैं, क्यों दवाइयों को स्टोर नहीं किया गया? वेयर हाउस क्यों नहीं बनाया आपने? इंडिया को 4 जोन में डिवाइड कर देते हैं। जी शबनम जी, देखिए, सबसे पहली चीज, मैं कोई आरोप लगाऊं उससे पहले जनता ने सुना ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान, वो दिख रहा है, और उस गैर जिम्मेदार हरकत का नतीजा भी दिख रहा है। सुन लीजिए, अब आप शांति से सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रही थी, आप भी सुन लीजिए कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, हमारे साइंटिस्ट का, हमारे देश का अपमान करा इन्होंने, देश की संस्थाओं को नजरअंदाज करके वैक्सीन लॉन्च करने का नतीजा भुगत रही है जनता। ICMR ने कहीं भी मना नहीं किया। ICMR ने साफ तौर पे कहा कि ये 2 वैक्सीन सुरक्षित है, इसको लगवाया जा सकता है, केवल इमरजेंसी में उसकी मनाही थी, और वैसा ही सरकार ने किया। वैक्सीन को लगातार सभी प्रदेशों में पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र जैसा प्रदेश 5 लाख वैक्सीन बर्बाद करता है। क्या ये महाराष्ट्र में सरकार बनानी है ना, इसलिए महाराष्ट्र बहुत निकल रहा है मुंह से आपके। नहीं, आप बताइए, ये केंद्र सरकार ये हमारे देश की ट्रेन है कि बांग्लादेश की है? ये बताइए, पिछले साल की पिछली गलती से आपने क्या सीखा? ये देखिए, मुंबई से आने वाली ट्रेनों की स्थिति, ये कौन चलाता है? ये किसकी स्थिति है? ये ट्रेनें कहाँ चल रही है? बांग्लादेश की, पाकिस्तान पर चर्चा हो रही है, राजनीति पर चर्चा, कोरोना पे चर्चा हो रही है कीर्ति जी, और कोरोना से जुड़े हर विषय को उठाया जाएगा। आरोप लगाना आपका कार्य प्रणाली हो गया है, इसे बंद करिए। आपके इन्हीं आरोपों की वजह से आपके नेता हरकतों से अपनी बात आ जाए, हम तो साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। ठीक है शबनम जी, आपके नेता अपनी हरकतों से बात आ जाए। मैं तो राजनीति तरफ नहीं बोलना चाहती हूँ, गलत आरोप मत लगाइए। ठीक है, नेता बीजेपी का वैक्सीन बोल रहे थे, ठीक है शबनम जी, उसकी सफाई दीजिए, क्यों इस तरह का? ठीक है, थैंक यू शबनम जी, थैंक यू। हमाम जी, ठीक है विवेक जी, बस मैंने सुन लिया। हमाम जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। वैक्सीन 100% कमी वैक्सीन की है या विश्वास की, क्या लगता है आपको हमाम जी? ठीक है शबनम जी, मेरा क्वेश्चन अब हमाम जी से है, मैं आप पर आऊंगी। पिछले साल कोरोना के आने से पहले हमारे नेता राहुल गांधी ने सरकार को चेताया था, लेकिन ये जो सरकार चल रही है वो मन की सरकार चल रही है, और मोदी जी इतने महान ज्ञानी व्यक्ति हैं कि वो किसी की बात को सुनते नहीं और नज़रअंदाज करते। राहुल गांधी ने फेम में ही चेताया था कि इस समस्या से लड़ने के लिए सरकार को सतर्क होना पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी से खड़ा होना पड़ेगा, वरना देश बहुत बड़ा खमियाजा भुगतेगा, और वही हुआ। उसके बाद
हमेशा इन लोगों ने आपदा में अवसर तलाश किया है। वैक्सीनेशन पे कभी किसी पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने सवाल नहीं उठाया। जब ट्रायल की बात थी तो ट्रायल इनकम्प्लीट था। डॉक्टर शशि थरूर जी ने वैक्सीनेशन जो ट्रायल था वो इनकम्प्लीट था, उस कंप्लीट पे सवाल उठाया गया था। और उसके बाद जब दवा की बात आई कि वैक्सीन तैयार होकर आ रही है, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वावेला मचाया पूरे देश में, उसको उत्सव जश्न के रूप में मनाने का काम किया। तभी हम लोग डिबेट पे मीडिया के माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं वैक्सीन लेने के बाद, डबल डोज लेने के बाद, और आज नतीजा सामने आ रहा है कि केजीएमयू और फिर आज एम्स दोनों जगह के डॉक्टर्स क्या हुआ, डबल डोज लेने के बाद फिर से कोरोना संक्रमित हो गए। लेकिन जिस तरीके से कीर्ति जी आपको याद होगा कि जश्न का माहौल था वैक्सीन आने के बाद, ये कहां की राजनीति, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। हमेशा इन लोगों ने राजनीति किया है। बिहार का चुनाव आया, आपकी वैक्सीन अगर खत्म हो रही है जी, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको कीर्ति उजागर करेंगे या फिर आप राज्य मंत्रियों से जाकर वैक्सीन की, स्वास्थ्य मंत्री से जाकर आप वैक्सीन की बात करेंगे? जहां जहां पे खत्म हो रही है वहां के आला अधिकारी ने संपर्क किया। अभी के आपके टीवी के माध्यम से देख रहे थे हम लोग उड़ीसा में और नागपुर में लोग गए हेल्थ सेंटर पे और वहां से वापस आए हैं। बहुत सी जगह से खबरें आ रही हैं, बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि वैक्सीन की कमी हो चुकी है। गाजियाबाद में 37 केंद्र बंद हो गए हैं। बिल्कुल बंद हो, कमी है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा है कि क्या उस कमी को मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उजागर करके वो खत्म होगी या फिर स्वास्थ्य मंत्री से बात कर? ऑफिसर हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उन्होंने कांटेक्ट किया है। ये अपोजिशन के नेता है, हम लोग का काम है कि जो भी समस्याएं आ रही है उसको उठाने का काम उसको किया प्रेस जाएगा। कॉन्फ्रेंस कर उजागर करें। बिल्कुल जनता के बीच में लाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार सुनने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया अभी कह रही थी, बार बार 2 मरतबा इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वैक्सीन का नुकसान हुआ। तो ये मेरे पास आंकड़े हैं कि तेलंगाना में 17.6% का नुकसान, आंध्र प्रदेश में, सुन लीजिए महाराष्ट्र के ही नाम लेंगी। ठीक है शबनम, आप एक एक सरकार आपके हलक से उतर नहीं रही है। महाराष्ट्र की सरकार जब तक गिरा नहीं लेंगे आप लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे पास मैं आंकड़ा दे रहा हूँ ना, तेलंगाना में 17.6%, आंध्र प्रदेश में 11.6%। कोरोना जैसी बीमारी, अमान जी, कोरोना जैसी बीमारी सरकारें नहीं देखेगी। कीर्ति जी, कांग्रेस की सरकार है तो हम ज्यादा होते हैं, बीजेपी की सरकार है कम होते हैं। जवाब तो ले लीजिए। बार बार प्रवक्ता महोदय कह रही थी कि महाराष्ट्र में 6% का नुकसान हुआ, तो उत्तर प्रदेश में 9.4 का नुकसान, कर्नाटक में 6.9% का नुकसान, जम्मू और कश्मीर में 6.6%। हमान जी आप नुकसान गिरा रहे हैं, लेकिन ये नुकसान किसकी वजह से हुआ है? मैं ये कहना हूँ कि अगर नुकसान है किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो राज्य सरकार की चाहे केंद्र सरकार की, तो अलग सारे प्रदेशों का आंकड़ा लेके बताइए। आप महाराष्ट्र का बार बार नाम क्यों ले रहे? आप महाराष्ट्र का बार बार नाम क्यों ले रही? उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश की हालत दयनीय है। उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं लेती? इन लोगों ने हमेशा कोरोना की आड़ में राजनीति का काम किया है। स्थिति कहाँ भयावह है? महाराष्ट्र में है ना, पूरे प्रदेश में भयावह, पूरे देश की स्थिति भयावह। नहीं, जहाँ टेस्टिंग होगी वहाँ पे स्थिति सामने होगी देश के, और जहाँ टेस्टिंग नहीं होगी वहाँ पे स्थिति सामने नहीं हो सकती है। आपको स्थिति देखनी हो वैकुंठ धाम चले जाइए, स्थिति वहाँ पता चलेगी। शर्म आनी चाहिए, वो शर्म आपको आनी चाहिए, आपके पार्टी के लोगों को आनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके आप लोग केवल और केवल चुनाव जीतने का काम करते हैं। महामारी को एक महामारी के रूप में देखते हैं। शबनम जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले तो समझ में आएगा प्लीज। जी अमान जी, कोरोना महामारी को हम लोग एक महामारी के तौर पे देखें, इसलिए पहले दिन से कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि इस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के साथ। लेकिन 1 साल से, जब से कोरोना आया है, 1.5 साल से, जब भी कोई ऐसा मौका है, राजनीति का नाम इन लोगों ने किया है। अभी बार बार महाराष्ट्र का नाम लिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? हालत तो इसलिए जो लड़ाई है वो मिल के लड़ने की। बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा एक डिसीजन बता दीजिए जिसमें अपोजिशन के लीडरों से बात किया गया हो, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात किया गया हो? सिर्फ अपना ज्ञान बांट रहे हैं।
आज इतनी दयनीय स्थिति है, सरकार का जो टीकाकरण का कार्यक्रम है इतना धीरे चल रहा है कि 75% लोगों को वैक्सीनेशन देते देते कई साल गुजर जाएंगे। मेरा तो कहना यही है। ठीक है डॉक्टर आदर्श, आपको क्या लगता है कि वैक्सीन की कमी किस वजह से इतनी बढ़ गई, और क्या लगता है जो बाहर निर्यात किया जा रहा है वो इसकी जिम्मेदार सबसे बड़ी वजह इस चीज की इसीलिए है कि बाहर निर्यात किया जा रहा है, इसलिए प्रदेश में हम लोग को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, इंडिया में वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है? मैं बताना चाहूँगा इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि सरकार की ये कोई रणनीति अगर अच्छी तरह से पहले से प्रिपेयर की जाती कि ये वैक्सीन जो वेस्टेज हो रहे हैं ये हमारे लिए, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाए गए वैज्ञानिकों के द्वारा जो हमारे, और वैक्सीन्स का वैसे भी जैसे सर अभी बता रहे थे कि कुछ लोगों ने बताया कि इसको अभी थोड़ा सा रोकने के बाद प्रोसेस में, क्योंकि जो वैक्सीन होता है ये एक प्रोसेस के थ्रू जो है गुजारा जाता है कि उसका एक टाइम टेकन होता है कि पहले इस पर यूज होगा, फिर इसके बाद इस पर यूज होगा, उसके बाद में लास्ट में जो है इसे जो है ह्यूमन बींग्स पे यूज किया जाता है। तो मतलब जो एक प्रोसेस होता है उसको कई प्रोसेस में जो है पहले जैसे हम हार्स पे करते हैं, जानवरों पे करते हैं, और उसके बाद में फिर एनिमल्स के द्वारा जो है फिर बैन पे आते हैं। तो जो इसका प्रोसेस है अगर कंप्लीटली जो है प्रिपेयर नहीं होता है तो वो वैक्सीन उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन बनाया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है वैक्सीन बनाया था, तो उन्होंने कोई एक इन्फेक्टेड व्यक्ति था जिसके वायरस से इन्फेक्टेड था और उसके फफोले टाइप के पड़ गए थे, उसी फफोले को उनके बच्चे को ही हुआ था और उन्होंने उसको इंजेक्शन में लेके और उसको फिर उसी बच्चे को लगा दिया गया, और उसके बाद वो कुछ समय के बाद हेल्दी हो जाता है। क्योंकि वैक्सीन जो होता है, मतलब कहने का मतलब है ये एटीन्यूएटेड एंटीबॉडीज होते हैं बॉडी में जो हमारी, और इसका एक साइक्लिंग प्रोसेस होता है जिसमें टाइम टेकन होता है, एक मतलब अंडरटेकिंग में कई प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे वो वैक्सीन तैयार भी कर लिया गया, लेकिन यह सरकार ने जो है ऐसी रणनीति बनाई होती कि जो ये वेस्टेज हो रहे हैं, जैसे 2 लोगों को लग पाते हैं और उसके बाद वो इंजेक्शन जो बच जाता है वो वेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर उसको उस टेम्परेचर पे अगर वहाँ पे 6 लोग नहीं उपस्थित हैं और उनको नहीं लग पाया तो वो वेस्ट पे चला जाता है। तो इस तरह से हमारी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा जागरूकता का बहुत ही जरूरी काम है कि जागरूकता चाहिए। लापरवाह हो गए थे लोग जिस तरह से, जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं। तो वैक्सीन की इतनी जरूरत नहीं समझी लोगों ने, और अब जिस कदर बड़ा है तो एकाएक करके सब लाइन में लगे हैं कि वैक्सीन लगवानी है, और जो वेस्टेज हुई उस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। जी कमी पर सबका ध्यान दर्ज हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर आदर्श जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं भारतीय लोग जो है रेल की गाड़ी के इंजन के पीछे ही जैसे लोग भागते हैं, वैसे मतलब उसमें से ये देखते हैं कि हमारे बगल वाले ने लगवाया कि नहीं लगवाया, इन्होंने लगवाया कि नहीं लगवाया, लेकिन हर एक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। और दूसरी बात, इसके कैंप लगने चाहिए। जिस हिसाब से मतलब वैक्सीन की कमी आ रही है और चीज़ें आ रही हैं, तो बहुत से लोग जैसे हैं वो वैक्सीन को पता ही नहीं कहाँ पे, जैसे ये हम आप टीवी के माध्यम से बहुत से लोग टीवी देखते हैं और हर एक घर में जो है टीवी देखा जाता है, लेकिन अगर बात करें तो कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन के बारे में जैसे कुछ एडवर्टाइज निकाल देने चाहिए, रोज पेपरों में निकाल देने चाहिए। ऐसा मतलब व्यक्ति को इतना जागरूक कर देना चाहिए कि उसके लिए वो हर समय तत्पर रहे और अपने आप को जाकर वैक्सीन को लगवाए और उससे निजात पा सके। शबनम जी, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया और उनसे चर्चा करी कोरोना को लेकर, इस पर एक स्पष्ट बात जो उन्होंने इस पर जोर दिया, उन्होंने 333 जो लगातार मैं भी बोलती आ रही हूँ कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग पर ध्यान देना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और उन्होंने साफ तौर पर यह चीज कहा कि सभी राज्यों को टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। इस चीज को ना ध्यान में रखें कि आंकड़े ज्यादा आएंगे तो क्या विपक्ष क्या बोलेगा, किस तरह के आरोप लगेंगे, तो उसको भूलते हुए हमें टेस्टिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत कार्य हो रहा है। जो प्राइवेट लैबोरेटरी है उसमें टेस्टिंग बंद कर दी गई है। क्यों, किस वजह से प्राइवेट लैबोरेटरी में टेस्टिंग बंद की गई है? दूसरा, टेस्टिंग पर और जोर क्यों नहीं दिया जा रहा? अभी तो सीमित टेस्टिंग हो रही है, तब इतने आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। 2800 से ज्यादा मामले केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो इस तरह का क्यों स्थिति पैदा हो रही है? देखिए कीर्ति जी, 2 बातों को मैं बोलना चाहूंगी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। लगातार आपकी डिबेट में हमारे विपक्षी पार्टियां इस बात पे जोर दे रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी लोगों को कोरोना हुआ।
तो इस बात को शुरुआत में ही हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और तमाम बड़े नेताओं ने इस बात को कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें वो सारे प्रोटोकॉल, वो पूरी लाइफस्टाइल जो कोरोना से बचाव के लिए किया जाता उसको हमें वैसे का वैसे ही रखना है। लेकिन वैक्सीन के बाद अगर किसी को कोरोना होता है तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी तैयार रहती है, बॉडी की मेमोरी में रहता है कि हम कैसे एंटीबॉडी बना के उस बीमारी से लड़ेंगे। तो बीमारी अपनी जो भयावहता है उसको नहीं ले पाता है और मरीज को हम ठीक कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाया हुआ। तो ये भ्रम कतई पैदा ना करें कि उसके बाद वैक्सीन के बाद कोरोना है, तो ये बहुत गलत है। कोई भी वैक्सीन 100% सिक्योरिटी नहीं देता है, चाहे पोलियो का वैक्सीन रहा हो, ट्यूबरकुलोसिस का, किसी के भी वैक्सीन में 100% सिक्योरिटी नहीं होती है। तो हमारे विपक्षी पार्टियां चैनल के माध्यम से लोगों को बरगलाएं नहीं, अफवाह ना फैलाएं। ये हमारे डॉक्टर साहब जो पैनल में बैठे हैं वो भी मेरी बात का समर्थन निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि ऐसा तमाम बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने बताया है। दूसरी बात है टेस्टिंग की। तो देखिए उत्तर प्रदेश पहले भी जब कोरोना का वेव आया था 1.5 लाख के करीब रोजाना टेस्टिंग होती थी। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने कल ही ये लोगों को आदेश दिया है कि 2 लाख टेस्टिंग पर डे होने की जरूरत है। 1,25,000 टेस्टिंग हो रही थी हमारे उत्तर प्रदेश में, अब उसको 2 लाख करने की बात कर दी गई है। कुछ अस्पतालों को कोविड अस्पताल कर दिया गया है और साथ साथ बेड्स भी बढ़ा दिए गए हैं। तो पूरी तरीके से कमर कस लिया गया। अगर चुनाव में किसी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो अगर सुबह वह चुनाव में जाते हैं तो शाम में वो निरीक्षण भी करते हैं। कल प्रयागराज में जाके उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल इनका गुजरात मॉडल भी दिखाइए पूरे देश को और इनके सरकार की तैयारियां भी दिखाइए। मैं चाहता हूं जिम्मेदारी से इस वीडियो को आप जूम करके प्ले करवाइए। सुन लीजिए, हताश क्यों हो रहे हैं? मैं तो सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए ना, मैं सुन रहा हूँ। ऐसे जुमले सुनने की आदत पड़ गई, आप बोलते रहिए, मुझे आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके किसी भी वक्तव्य में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है और मैं आपको आपकी सच्चाई दिखा दूं। जरा कीर्ति जी इसको जूम करवाइए आप। तो ये उन्हें सुनने नहीं देना चाहते कि नहीं, मैं तो ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैं तो ये दिखाना चाह रहा हूँ पूरे देश के सामने गुजरात मॉडल आया है भावनगर का। मैं चाहता हूँ कि इसको जूम करके जिम्मेदारी से पूरे देश को दिखाया जाए। राजनीति बंद कर दीजिए। तो राजनीति कौन कर रहा है दिखा देते हैं ना सामने, इसको जूम करवाइए कीर्ति जी आप। ऐसी सूचनाएं देना आवश्यक होता है डिबेट के माध्यम से कि जनता का लाभ हो। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे बाहर निकलते हुए किस क्या आगे करना चाहिए और क्या प्रोपेगेंडा चला करके छवि सुधार करने की वजह से कीर्ति जी ये देश कोरोना से नहीं लड़ पा रहा है। ये अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, ये अपनी कमियों को नहीं स्वीकार करते हैं, ये केवल छवि सुधार के कारण करने लगे। अपनी कमियों लापरवाहियों पर भी तो नजर डालनी चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, हम तो साथ देने के लिए तैयार है, सुझाव लेंगे, ये सुझाव मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सुझाव की ओर आगे बढ़िए ना। मैं तो बोल रहा हूँ, पूछे लेंगी सुझाव, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो सुझाव पर ही तो काम किया जा रहा है। तो अगर ये सुनने के लिए तैयार हो तब तो सुझाव लें। इनके नेता तो विपक्षियों को सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है शबनम जी, केवल जनता को के मन में शंका पैदा करने वाली बातें करते हैं। अच्छा। उन्हें जनता से स्नेह नहीं है। बिल्कुल इस वक्त शंका पैदा करने की जरूरत नहीं है, सचेत करने की जरूरत है। आगे 6 घंटे शमशान के बाहर खड़े हैं और आप बोल रही हैं कि शंका हम पैदा कर रहे हैं। एकदम 100% सही कहा कि सचेत करने की जरूरत। अच्छा चलिए ठीक है, हम शंका पैदा कर रहे हैं। मुझे 2 सवालों का जवाब दीजिए। कोरोना से लड़ने के लिए फ्रंटलाइन योद्धाओं के लिए क्या तैयारियां आपने की है? कितने पीपीई किट खरीदे गए हैं, कितनी जांच मशीनें खरीदी गई हैं, कितने वेंटिलेटर बढ़ाए गए हैं, कितने बेड बढ़ाए गए हैं लखनऊ में? बस इसका जवाब दे दीजिए आप। चलिए, निश्चित तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ एक पीपीई किट नहीं बनता था, जहाँ वेंटिलेटर सामान्य स्थिति ये में मत कहिए कि एक पीपीई किट नहीं बनता था। अब यहाँ आप फिर आंकड़े गलत। 600 वेंटिलेटर। बस यही तो बात, आप क्या बता रही हैं? विश्व के सामने ये बताना चाह रही हैं हम ऐसे देश में थे जहाँ पीपीई किट बनती ही नहीं थी। आपको शायद मालूम ही नहीं है। नहीं, आपको पता है जानते ही नहीं। पीपीई किट कभी देश से बनती नहीं थी, पता है कुछ आपको? बनाता है देश के लिए और साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है। आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए। मुझे गर्व है, जो बना रहे हैं उनके ऊपर है, भाजपा के ऊपर नहीं है। जो ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर गर्व है। देखिए जो देश के ही लोग बना आपके ऊपर कैसे गर्व कर सकते हैं मैडम? 9-9 हजार में तो आपने 1200-1400 की वस्तुओं को 9-9 हजार में खरीदा। आपने कहां से गर्व कर लें? आपके विधायक सुल्तानपुर के खुद आकर के बातें सामने करते हुए इस पर चर्चा करें और इसको समझे कि किस तरह से स्थिति दिन बर दिन
बिगड़ती जा रही है तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से। जिस तरह से वैक्सीन की कमी है उसका निर्यात कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर हमें आयात बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, टेस्टिंग पर, ट्रैकिंग पर जोर देना चाहिए, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, पूछिए ना टेस्टिंग की क्या तैयारी है, पूछिए हमाम जी, योद्धाओं के लिए पूछिए। ठीक है हमाम जी, क्या लगता है आपको किस तरह से लापरवाही हो गई? एक और हम लोग जहां ये चीज देख रहे थे कि कहीं ना कहीं स्थिति सुधर रही थी, लोग बैक टू नॉर्मल पर आने की कगार पर थे, सब लोग सब स्थिति सबको समाने लग रही थी, तो कहां लापरवाही होगी, चूक कहां हो गई? देखिए कीर्ति जी, भारत देश बहुत बड़ा है, अगर जागरूकता की कमी है, समाज में जागरूकता की कमी है, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो जागरूक करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? बार बार ये कहना कि अपोजिशन वर्गला रही है, अपोजिशन बहका रही है, तो ये गलत बात है। अपोजिशन पहले दिन से सरकार के साथ खड़ी, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने जागरूकता अभियान के नाम पे क्या चलाया? कुछ नहीं चला। कीर्ति जी, देश में वैक्सीन की कमी है, किसी की बीमारी और एक्सपोर्ट पहले ही किया जा रहा है। मैं सरकार को बिल्कुल कह रही हूँ कि इस चीज पर सरकार को जिम्मेदाराना तरीके से सामने आकर इस पर बात करनी चाहिए और लोगों को स्पष्ट करना चाहिए कि ये बीमारी गई नहीं है, अभी भी हमारे बीच है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी खुद की व्यक्तिगत भी बनती है। जिस तरह से हम लापरवाह हो गए थे उस पर भी स्थिति संभालनी चाहिए थी। जागरूक नहीं है गांव लेवल में, शिक्षा की कमी की वजह से जो भी है, तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है। गांव लेवल आप शहरों में देख लीजिए, क्या शहर या गांव में स्थिति समाज है हमारा पूरी तरीके से जागरूक आज भी। जिस तरह से स्थिति बिगड़ती जा रही है उसके बावजूद लोग सचेत नहीं है। सरकार ने पूरी तरीके से तैयारी नहीं किया। जैसे वैक्सीन के नुकसान होने की बात है तो सरकार को पहले तय करना चाहिए था। फिर टेस्टिंग की बात है, अगर टेस्टिंग कम पड़ रही है तो प्राइवेट सेक्टर को क्यों बंद किया गया? सवाल तो ये, बहुत सारे स्टेट में, दूसरे कंट्री में, जहां पे 50, 49, 55% लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया जा चुका है, वहां पे बहुत सारी कंपनियों की वैक्सीन को आपकी जहां सरकारें हैं वहां पर भी क्या हालात है वो भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो वहां क्या तैयारियां की आपने? ये तो वहां क्या तैयारियां करी? पंजाब में क्या तैयारियां करी आपने? पंजाब में, राजस्थान स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 1200 रुपया वाली पीपी किट, क्या तैयारियां की आपने? स्थिति वहां की क्यों बिगड़ी? यूपी में तो स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ। अगर आप राजनीति करेंगे तो मैं इसी तरह से आपसे सवाल भी आपसे भी पूछा जाएगा कि आपने पंजाब में क्यों नहीं तैयारियां की, क्यों स्थिति बिगड़ी? सेंटर ने जितनी वैक्सीन दिया, जितनी डोज वैक्सीन पे तो अभी आप कह रहे वैक्सीन तो कोई कारगर ही नहीं है, उस पर तो अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अब आप कह रहे वैक्सीन जितनी दी। प्रदेश सरकार आपकी वहां पर है ना, प्रदेश पंजाब में, तो आपने वहां पर क्या चीजें करी जिससे इतनी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई? बिल्कुल, जो पंजाब में स्थिति से पहले से बिगड़ी हुई है, जो भी उपाय थे सबको सरकार ने पूरी, तो वही उपाय यूपी में भी किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर, मेरा ये कहने का मतलब है माम जी, एक दूसरे पर आरोप से अच्छा चुनाव प्रचार पे चले जाते हैं। एक दूसरे पर जब चुनाव प्रचार राहुल गांधी द्वारा भी किया जा रहा था, असम में, पुडुचेरी में, हर जगह पे आप ही खबर चला रही थी, पंजाब में लगातार कोरोना बढ़ रहा है। वहाँ के अधिकारियों ने सेंटर से जब मांगा है वैक्सीन के लिए, लेटर लिखा, क्या रिस्पॉन्स मिला है? मुझे माफ करेगा, मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करती, क्योंकि ये सबका व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि जिस कदर कोरोना लगातार जिम्मेदारी लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों भाग रही है? सरकार अपनी जिम्मेदारी को पहले निभाए। देश को वैक्सीन की जरूरत थी कि ब्राजील को? सवाल ये होता है। ठीक है, बिल्कुल, ये तो मैं लगातार कह रही हूँ कि अपने घर को पहले हम संभाल लें। ये चीज को मैं सबके लिए बोल रही हूँ, केंद्र सरकार से मैं लगातार ये अपील कर रही हूँ कि हमें वैक्सीन की ज्यादा जरूरत है, तो हमें निर्यात पे ज्यादा अपने देश को बचाने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। बिल्कुल ये बात नहीं बचाएगा। एक चीज समझिएगा, एक चीज समझिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि 2020 में 7.5 करोड़ गरीब परिवार बढ़े हैं। मिडिल क्लास से गरीब परिवारों में जो कन्वर्ट हुए हैं, ये गरीब परिवार वो होते हैं जिनकी प्रतिदिन की आय जो है 150 रुपए के हिसाब से आकी जाती है। और एक चीज बता दूं आपको, इसी रिपोर्ट के अनुसार एक चीज और सामने आई है, जो कि सबसे जटिल समस्या का विषय आने वाले समय में हम सबके सामने आने वाला है। नीति आयोग ने जो कि सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को, NFSA के तहत सरकार को यह सजेशन दिया है कि 67% जनता की जगह मात्र 50% जनता को अनाज दिया जाए। तो आप सोचिए उस 17% जनता का क्या होगा। मतलब तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात, तो सुन लीजिए, मेरी बात पूरी तो हो जाए। तो बहुत जरूरी है। अब तो चलिए मैं सुझाव की तरह बात करता हूं, अब मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी हमारे सामने 7.5 करोड़ गरीब 2020 में ही बढ़े हैं, विगत का तो आप छोड़ ही दीजिए आंकड़ा, ये तो 7.5 करोड़ तो ये 2020 के आंकड़े हैं ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं और साथ में सुझाव भी देना चाहता हूं कि सबसे पहले बहुत जरूरी है कि सरकार जहां यथास्थिति जो जहां जैसा है
उसी स्थान पे सबसे पहले तो जो इसेंशियल्स हैं, जो जरूरत की सामान है या जो जरूरतमंद चीजें हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तुरंत सक्रिय करें। क्योंकि देखिए अभी हमें नहीं पता कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, हम नहीं जानते लॉकडाउन की पोजीशन में हम हैं या नहीं है। लेकिन एक गलती फिर ये देश दोहराने जा रहा है कि मजदूरों का पलायन आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि देखिए फिर वही मार्च का समय आ गया, अप्रैल का टाइम चल ही रहा है, स्कूल कॉलेज बंद होंगे, पर प्रांतियों की फोटोज आने लगी हैं, ट्रेनों में खिड़कियों पे लटक करके लोग ट्रेवल कर रहे हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ये मजदूरों के पलायन की जो स्थिति है, ये दोबारा देखिएगा बड़े विस्फोटक गंभीर परिस्थिति में उसी तरह सामने आने वाली है। इस पर तो बिल्कुल सरकार को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और इस तरह की स्थिति जैसा हम लोगों ने पिछले कोविड टाइम में देखी थी, वो स्थिति हम दोबारा से ना देखें, मजदूरों का पलायन ना हो, उन्हें उस तरह की चीजों का दोबाारा से सामना ना करना पड़े, इस पर हमें बिल्कुल नजर डालनी चाहिए। अगर पर प्रांतीय आते हैं, अगर वो सड़कों पे निकलते हैं, तो जो भी पार्टी या उनके सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, सुझाव दे रहा हूं, अब आपको सुझाव नहीं सुनना। जो भी अगर मजदूर पलायन के लिए निकलता है तो बहुत जरूरी है कि हर जगह पे हाईवे पे उनके लिए उचित सुविधाओं के साथ जो जिस पार्टी का सामाजिक कार्यकर्ता, एनजीओ के लोग अगर उनके लिए व्यवस्था करते हैं, भोजन उपलब्ध कराते हैं, तो पिछली बार की जो आपने गलती करी है, जैसे बेशर्मों की तरह पिछली बार आपने एनएसए से लगा करके जिस तरह कार्रवाई की, महामारी एक्ट में कार्रवाई की, ये सब ना करिएगा, क्योंकि इस बार बात देश की जनता की है ना, आपको साथ चाहिए, हम साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है डॉक्टर आदर्श, आपको क्या लगता है जिस तरह से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, रायपुर छत्तीसगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है, तो क्या लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से आ रही है और यही एकमात्र उपाय अब रह गया है? जी, अगर हम बात करें कि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, दिनों दिन देख रहे हैं, तो जो ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, इससे लगभग जो है 10% स्थितियों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से इसकी जगह पे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो मॉल कॉम्प्लेक्स ये सब खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, उन जगहों पे जहाँ पे भीड़ बाजार है, उन जगहों पे अगर दिन में जो है पाबंदी थोड़ी सी लगा दी जाती कि वहाँ रिस्ट्रिक्टेड लोग ही, इतने लोग ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, तो उस सिचुएशन को उससे ज़्यादा रोका जा सकता था। मतलब रात की अपेक्षा अगर दिन में वो सारी कंडीशंस को हर जगह पे नहीं, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पे उनको अप्लाई करना चाहिए, तो इससे जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोक सकते हैं उस महाबीमारी से। और डॉक्टर आदर्श, मैं एक चीज और पूछना चाहूँ, जिस तरह से हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स संक्रमित हो रहे हैं लगातार, इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि डॉक्टरों की कमी हम ऑलरेडी झेल रहे हैं, उसके बावजूद जो एम्स के 35 डॉक्टर, उसके बाद केजीएमयू के 45 डॉक्टर संक्रमित पाए गए थे, ना जाने और कितनी टेस्टिंग जब बढ़ेगी तो कितने और फ्रंटलाइन वर्कर्स संक्रमित पाए जाएंगे, तो इससे और स्थिति कितनी खराब होगी? हाँ जी, अगर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, वैसे भी अगर हम बात करें कि भारत जो है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अब थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन और जगहों से जो है, क्योंकि डॉक्टरों को आज अगर हम देख रहे हैं कोई वो इस महाबीमारी से लड़ते लड़ते वो खुद वो गर्त में जा रहे हैं, मतलब उनको खुद वो बीमारी हुई जा रही है और उनके ऊपर, ठीक है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देश की है और हर एक युवक की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो सरकारें हैं, जो सरकारों ने उनको वादा किया है कि ऐसा है कि अगर कोई भी डॉक्टर को कोई भी दुर्घटना या कुछ घटना होती है तो उसको 50 लाख रुपए का उसका बीमा और ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा बहुत से लोगों को नहीं मिल पाया है। पिछली बार ही पूछ लीजिए, जितने एक्सपायर हुए थे, जो फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा थे, चाहे पुलिस के जवान हो चाहे डॉक्टर रहे हो, पूछ लीजिए कितने लोग को इन्होंने बस क्लेम प्रोवाइड किया, उनके परिवारों को ये बता दें। वो लोग जो अपनी हथेली पे जान लेके जो है उसको जोखिम से लड़ रहे हैं और अपने आप को जो है, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो शहीद भी हो गए इस महाबीमारी के द्वारा। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार जो है मेन, अगर उनकी जिम्मेदारी जो है, उन डॉक्टरों की जिम्मेदारी देश के तमाम लोगों को जो है बचाने की है, तो सरकार को उनके लिए जो है कुछ स्पेशल टाइप की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है उनके परिवार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल शबनम जी, उन पर उनके परिवार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार पर बिल्कुल आती है, क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी आप लोग उसको सुनिश्चित करिए और देखिए कि किस तरह से उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। दूसरी ओर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जिस तरह से बोर्ड एग्जाम्स पर जोर दिया जा रहा है, बच्चे 3 घंटे मास्क लगाकर किस तरह से बोर्ड एग्जाम्स देंगे कोरोना के इस टाइम पर? क्या आपको लगता है बोर्ड एग्जाम्स कराना सही है, जिस तरह से स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है? सबसे पहले तो बात है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर्स हों, हमारे सफाई कर्मचारी हों या हमारे पुलिसकर्मी हों, तमाम ऐसे लोग जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं,
उनके लिए सरकार ने सबसे पहले वैक्सीनेशन का प्रबंध किया था। हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री ने भी उससे पहले वैक्सीनेशन नहीं कराया था जब तक कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स का नहीं हो जाए। तो अगर फ्रंटलाइन वॉरियर्स सभी ने वैक्सीनेशन करा लिया है तो कहीं ना कहीं उन्हें कोरोना अगर होता भी है फिर भी वो माइल्ड कोरोना रहेगा और वो सुरक्षित रहेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। और सरकार सबसे पहली सुरक्षा उनको देने के लिए वचनबद्ध है। निश्चित तौर पे सरकार को भी उनकी उतनी ही चिंता है। दूसरी बात देखिए, एग्जामिनेशन होने का है तो सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार ने तो वैसे पूरे प्रबंध किए हैं ताकि पूरी सुरक्षा के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सैनिटाइजेशन करते हुए उनकी परीक्षा लिया जाएगा। ये चीजें ठीक है, लेकिन एक मास्क लगाकर एक बच्चा 3 घंटे तक एग्जाम कैसे देगा? देखिए, कोरोना के समय में हम आप सभी लोग अब लंबे समय तक मास्क लगाने के आदी होते चले जा रहे हैं और इसे हमें अपनी जीवन शैली में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है, बड़ी समस्या, और केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, वैश्विक स्तर पे ये समस्या है। तो हमें इसकी आदत तो बनानी होगी। अभी कुछ विद्यार्थियों ने सरकार के पास भेजा है कि इस पर विचार करें, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से कहा कि हम पूरे प्रबंध कर रहे हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, कोई भी विद्यार्थी हमारे कोरोना इन्फेक्टेड नहीं रहे। तो सरकार पूरी प्रबंध करने पर ही उनके बोर्ड एग्जाम्स लेंगे। और जहां तक मास्क का है, हम इसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि मास्क हमारी जीवन शैली का, जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे हमें मास्क। ठीक है, मैं पहले डॉक्टर आदर्श के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर आदर्श, आपको क्या लगता है, जिस तरह से शबनम जी कह रही है पूरी तैयारियां कर ली, लेकिन मेरा जो लगातार ये मास्क पर जोर देना था वो ये था कि 3 घंटे तक अगर एक बच्चा मास्क लगाकर एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए कितना कठिन हो जाएगा एग्जाम देना और 3 घंटे तक कंटिन्यूअस वो मास्क लगा के रखना। देखिए, मास्क क्योंकि मुझे नहीं लगता 3 घंटे तक हम भी आदी हुए हैं अभी तक। अगर हम बात करें कि जो मास्क के द्वारा जो है लंग्स में, जैसे जिन लोगों को, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, ठीक है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम अगर है और वो लोग मास्क लगाते हैं तो उनको जो है अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर यही जो है अगर बहुत देर तक ये लगाए रहेंगे और वहाँ पे जो है उनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। अगर मास्क हटा के वहाँ पे एग्जाम देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे और बच्चों को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। और बच्चों में वैसे भी देखा गया है कि ये इसकी रेट जो है बढ़ने की बहुत जल्दी तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि हम लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसको इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन का तो कोई वो है ही नहीं जी। ऑक्सीजन का लेवल जो है अगर हमारे लंग्स में जो है तभी जो है अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिस मात्रा में हमें बाहर आएगा वैसे ही ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम बंद कमरे की बात करें तो वहां पे वैसे भी ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, कम होता है, तो इसलिए किया जा सकता है। लेकिन बच्चों के साथ जो है 3 घंटे लगाकर मास्क जो है ये काफी ही दिक्कत का जो है विषय बन सकता है। बिल्कुल, तो बच्चों की इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव शबनम जी पड़ सकता है। जिस तरह से मैंने आदर्श जी ने भी इसको कोट किया कि मास्क के अंदर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं 3 घंटे तक लगातार कंटिन्यूअस, तो इस बीच बच्चे का कुछ भी तबीयत भी खराब हो सकती है उस वक्त। और लगातार 3 घंटे तक बैठकर एग्जाम पर फोकस करना और दूसरा मास्क लगाए रहना कितना सफोकेटिंग होगा। निश्चित तौर पे अभी हमें मास्क की आदत नहीं हुई है, इसलिए हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, पर विशेष परिस्थिति वाले बच्चों के लिए एक विशेष व्यवस्था भी निश्चित तौर पे रखी जाएगी, क्योंकि जब व्यवस्थाएं की गई होंगी तो तमाम विशेषज्ञों से भी राय ली गई होगी। तो और कोई छोटे कमरे में आप कैंसिल क्यों नहीं कर देते हैं? मतलब अगर आप चुनाव रोक सकते हैं तो बच्चों के एग्जाम भी थोड़े दिन के लिए और पोस्टपोन हो सकते हैं ना, क्यों नहीं कैंसिल कर दिया जाता एग्जाम्स को? देखिए, ज्यादा जरूरी बच्चों की जान शायद तक मुझे लगता है ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। पता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि तमाम एग्जाम्स को सरकार ने कैंसिल भी किए हैं। जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं उनको छोड़कर तमाम एग्जाम्स को सरकार ने कैंसिल भी किए हैं। और जिन एग्जाम्स की आवश्यकता है और जरूरी है जिन्हें, उन्हें सरकार रख रही है। लेकिन उसके साथ सरकार पूरी तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करेगी बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए भी वो व्यवस्थाएं रहेंगी जिनको लंग्स से प्रॉब्लम रहेगी। और इस पर सरकार विचार विमर्श। लेकिन शबनम जी, इस पर कोई प्रॉब्लम या स्पेशल बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। कीर्ति जी, सरकार को अगर 1% भी ऐसा महसूस होगा कि हाँ इन व्यवस्थाओं के बावजूद भी बच्चों को परेशानी आएगी तो सरकार निश्चित तौर पे इस पे विचार विमर्श करेगी। पर सरकार इतनी
पुख्ता इंतजाम करेगी कि बच्चों को परेशानी नहीं आएगी। देखिए विवेक जी, लगातार शबनम जी कह रही है पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन जो स्थिति है और पहले की स्थिति जो हमने देखी, जिस टाइम पर बच्चों के स्कूल्स बंद थे, अभी भी बंद करवाने की जरूरत है, बिल्कुल एग्जाम्स हो रहे हैं उस स्थिति में जहां पर कोरोना इस समय 60% रफ्तार से और तेजी से मतलब बढ़ रहा है। जहां पहले एक व्यक्ति 20 को संक्रमित करता था, आज वो 40 को संक्रमित कर रहा है। तो उसके बावजूद हम गैदरिंग तो कर रहे हैं ना बच्चों की। आप बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आज अभिभावक भी तैयार नहीं है, उस पर एग्जाम कराना 3 घंटे तक मास्क। मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर ये सुनना चाहें तो मैं तो इसलिए टोक नहीं रहा हूँ, अब सुन लीजिए। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन वही है, डिजिटल इंडिया फेल है इनके यहाँ पे। पिछली गलतियों से मैंने कहा था कि पिछली गलतियों से सीखते हुए हमको सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर लेना चाहिए था। ऑनलाइन करने में क्या समस्या है, क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, ये मेरी समझ से परे है। बहरहाल सबसे मुख्य विषय एक और है कीर्ति जी, अर्थव्यवस्था ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। आप तो स्कूलों के एग्जाम की बात कर रही हैं, स्कूलों से फीस ली जा रही है और प्रशासन मौन बैठा हुआ है। आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं, अभिभावकों के जेबों में पैसे नहीं है, या तो वो घर चला लेंगे, बच्चों को खिला लेंगे, या तो स्कूलों की फीस भर लेंगे। और जिस तरीके से लोग किराए पे रहते हैं, किराए पे रहने वालों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है। ये अब देखिए, मैं सुझाव दे रहा हूं, अब ये उसको लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, ये इनकी इच्छा शक्ति पे निर्भर है। कमियां हैं और ये नहीं, कमियां नहीं, मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि इन सारे विषयों पे आप कोई कानून बनाइए, नियम बनाइए। अभी आपके हाथ से समय निकला नहीं है, अभी हम शुरुआती दौर के उसमें आ रहे हैं। लेकिन शायद जो हमारे सामने आंकड़े हैं कीर्ति जी, पिछले साल जून या मई के आसपास के आंकड़े हम अभी तक कवर कर ले गए। 1.5-2 हफ्तों में हम इस आंकड़ों पे आ चुके हैं। और व्यवस्थाओं की छोड़ दीजिए, स्थितियां ये हैं, पिछले साल फ्रंट लाइन वॉरियर्स जितने भी थे, डॉक्टर से लेकर के जिस विभाग की, पुलिस विभाग की, विद्युत कर्मियों की, जल निगम की, जिसकी बात कर लीजिए आप, एसेंशियल सर्विसेज वालों के न रहने की व्यवस्था थी, न खाने की व्यवस्था थी, न उनके पीने की व्यवस्था थी, न सुबह चाय नाश्ते की व्यवस्था थी, किसी चीज की नहीं थी। लेकिन जितने नोडल अफसर थे उन्होंने 3 से 4,000 5,000 का नाश्ता जरूर किया, ये भी बात सामने आई। तो मेरा कहना है, इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं कीजिए सबसे पहले, क्योंकि गर्मी का समय है, ट्रैफिक वाले सड़क पे खड़े रहेंगे, पुलिस लापरवाही करने वालों को क्या? और लापरवाही करने वालों के लिए आप प्रावधान करिए। आप जो सजा देना चाहते हैं दीजिए, हम उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो समाज सेवा कर रहे हैं, जो मजदूरों को पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, उसके ऊपर कम से कम महामारी अधिनियम, रासुका, ये सब कार्रवाई करने से बचिएगा। क्योंकि अगर वो ऐसा कोई भी संस्था या कोई भी पार्टी का अगर ऐसा सड़क पे खड़ा होकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, तो वो देश के हित में योगदान दे रहा है। लेकिन इसमें राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं कि पिछली बार जैसे बसें खड़ी थी आपने चलने न दी। अरे जरूरत था लोगों को घर पहुंचाना, ये जरूरत नहीं था कि गाड़ियों के पेपर चेक किए जाएं। मतलब शर्मनाक चीजों से बाहर हटते हुए, इस बार राजनीति ना करते हुए हम तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मैंने आपके 4-5 मुद्दों पे ध्यान आकर्षण कर दिया। पिछली बार जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, उस तरह से जब लोग वॉरियर बनकर आए थे और उन्होंने तमाम लोगों की जो सहायता करी, तो उस पर मुझे नहीं लगता किस तरह से इस तरह की कार्रवाई करी गई। सामने बैठी है, बोल दे हरदोई में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, पीलीभीत में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अधिनियम में कार्रवाई ना की गई हो, तो केवल भोजन कराने को लेकर के मैं तो कह रहा हूं ना, किसी पार्टी का, सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं किसी पार्टी का हो, कोई समाज सेवी संस्था का हो, चाहे कोई हो, आप जागरूक करने का प्रयास करिए, सहयोग लेने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि ये तब और अगर ऐसी, मैं आपको आंकड़े दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा किस पार्टी के किस कार्यकर्ता पे कहां अगर हुई है, तो मैं शबनम जी से मैं यही कह रहा हूं, इसको ना करते हुए आप इस बार सहयोग लीजिए। हम सब सहयोग देने के लिए तैयार हैं। और स्कूल कॉलेजों के लिए विशेष गाइडलाइन पहले जारी करिए, ताकि वो फीस न ले, क्योंकि फिर लॉकडाउन लगने की सिचुएशन आए या ना आए, लेकिन रोजगार पे देखिए कमर टूटी हुई है सबकी। बच्चों के एग्जाम और बच्चों के एग्जाम को मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, रोक देने जरूरी है। या तो बच्चों को प्रमोट कर दीजिए, या तो ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। कीर्ति जी, जिम्मेदारी से बता रहा हूं, ऑनलाइन एग्जाम आप अगर करवा सकते हैं तो इसको सुनिश्चित कर दीजिए, वरना 3 घंटे मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुसीबत बच्चों पर ना टूटे, क्योंकि इस वक्त गंभीर समस्या और अभी पीक पर नहीं पहुंचा है कोरोना, तब ये हाल है। अगर पीक पर अप्रैल के लास्ट मई तक आएगा तो क्या स्थिति होने वाली है, बच्चे की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति को हम पूरी तरह नहीं समझ पाते कीर्ति जी। वो किस स्थिति में एग्जाम देगा, उसके मन में उस समय क्या अवसाद है, हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन कुछ बिगड़ जाएगा तो वही दोषारोपण सबके ऊपर हो जाएगा। देखिए, विपक्ष इतनी जोर शोर से शोर मचा रहे हैं, पर जहां पे इनकी सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो या पंजाब हो, वहां पे प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा काम करते हैं। 90% प्रवासी मजदूर वहीं से पलायन करके उत्तर प्रदेश और बिहार लौटते हैं। रेलवे नियंत्रण में किसके है? रेलवे कौन नियंत्रित करता है? कुछ पता होता है कि बस बोलने के लिए बैठ जाती हैं आप? नहीं, कुछ पता होता है कि बिना तथ्यों के बस आरोप लगाना शुरू कर देती हैं? सभी सुधार कर रहे हैं केवल बैठ करके। शबनम जी को बोलने दीजिए। शबनम जी, सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों के जो एग्जाम्स है उस पर थोड़ा विचार, एक बार फिर परीक्षा पर विचार किया जाए। और दूसरा, स्थिति
जी जी इस बात को, वो प्रवासी मजदूर के भी बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे बॉम्बे में पढ़ते हो, चाहे जयपुर में पढ़ते हो, चाहे मैं तो कह रहा हूँ सरकार गाइडलाइन जारी कर दे। वो प्रवासी एग्जाम सिर्फ देखिए सरकारें क्या कर रही है। लो अरे आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रहा है? विवेक जी प्लीज, उस पर ख्याल क्यों नहीं जाता है? शबनम जी सभी सुधार करेंगी। ये विचार हर प्रदेश की सरकार को करने की जरूरत है कि बच्चों के एग्जाम्स जो बोर्ड के होने वाले हैं उस पर विचार किया जाए। कीर्ति जी, सिर्फ यूपी की सरकार को नहीं कहा जा रहा है। ठीक है प्लीज, मैंने सुझाव दिया, इन्होंने राजनीति कर दी। देखिए यही है, ये लड़ेंगे कोरोना से एक संवेदनशील मानसिकता के लोग। मेरे पास समय कमी है। अमान जी लास्ट आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगी, क्या लगता है? लोकतंत्र में जो सरकारें होती है वो जवाबदेह की सरकार बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। इसलिए सरकार को पक्षपात से ऊपर उठकर, भेदभाव से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर काम सरकार से ऊपर उठकर किस तरह मैं आपको बता दूं, कैसे कार्य किया जाए, क्या लगता है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कभी भी मास्क नहीं लगाते, लेकिन आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश की प्रशासन पुलिस एक दुकान में जाती है और मास्क ना लगाने की वजह से उसको पकड़ के खींच के बाहर लाते हैं। ठीक है शबनम, पुलिस सड़क पे बहुत ही बदतमीजी के साथ उसके साथ करते हैं। आखिरी आप क्या बोलना चाहेंगे कि लोग किस तरह से सचेत हो? तमाम जी राजनीति से हटके पे 17 मुकदमे दिए जाते हैं। इस तरीके से आप लड़ेंगे। ठीक है ठीक है। डॉक्टर आदर्श, मैं आपसे लास्ट एक कमेंट लेना चाहूंगी इस पर, उसके बाद मैं खत्म करूँ। आप बता दीजिए कि किस तरह से जो वैक्सीन की कमी आ रही है और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही जिस तरह से उजागर हुई है, लोग एक तरह से बेखबर हो गए थे। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर भी हम आपको दे दें कि यूपी के कई 4 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति लग गया है। वर्क फ्रॉम होम करने के भी आदेश दे दिए गए हैं। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में वर्क फ्रॉम होम के आदेश पारित कर दिए गए हैं। जिस तरह से लगातार कोरोना की स्थिति बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए, तो आदर्श जी आपको क्या लगता है, अब लॉकडाउन की स्थिति क्या संपूर्ण तरीके से आ रही है और लोगों को कैसे सचेत होना है, इस पर आप थोड़ा कमेंट दे दीजिए। जी, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे भाजपा नेता भी हैं, यहाँ पे कांग्रेस के भी हैं और सपा के भी हैं, तो यहाँ पे मतलब राजनीति का मुद्दा ना बना के सबके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय देश हमारा उस विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है जहाँ पे एक चींटी के लिए तिनके का सहारा जरूरत है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना है और अब उस योगदान के द्वारा एक महाकुंभ, मतलब एक ऐसे राजनीतिक मुद्दा ना बना के यहाँ पे जो हमारे सामने स्थितियां आ रही हैं उन स्थितियों से निपटने का जो है समय आ गया है। अगर हम लोग अपना कुछ भी योगदान इसमें से दे सकते हैं तो सारी पार्टियां, सारी चीजें, सभी लोगों से सहयोग है कि आप अपना अपना योगदान देके उन सभी विकट परिस्थितियों से जो लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो और चाहे जो मार्केट में काम करने वाले लोग हों, उन सबको जो है अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देके और उसको जो है इस मुहिम को जो है हमें लॉकडाउन की स्थितियां, जैसे आप बता रही हैं लॉकडाउन की स्थितियां आ रही हैं और कुछ जगहों पे कर भी दिया गया है, अगर ये स्थितियां भयानक रहीं तो आने वाले समय में हमारा उत्तर प्रदेश की बात करें या चाहे बाहर की बात करें, एक विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ सकता है जिसमें उसके खाने पीने तक की व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। सरकार अपनी संकीर्ण मानसिकता छोड़ दे, हम तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बस हम तो कह रहे हैं कि हम सहयोग दे रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं कि आप पत्रकार, वकील, ऐसे कई वर्ग हैं जिनके लिए कोई योजना नहीं है, लॉकडाउन में कैसे वो घर चलाएंगे। आप किराएदारी के लिए, मेडिकल से जुड़े हुए, चाहे आप शिक्षा से जुड़े हुए विशेष प्रावधान लाइए तत्काल, पिछली बार को गलतियों को न दोहराते हुए। हम तो तैयार हैं सहयोग देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए इस प्राइम चर्चा पर। तो जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय है और जिस तरह से लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लोगों को अब सचेत हो जाना चाहिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को बार बार धुलना ना भूले। जिस तरह से हम लोग ने पुराने जब कोविड आया था उस दौरान जिस तरह से हम लोग ने तमाम चीजों पर ध्यान देते हुए, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या फिर वो एलोपैथिक हो, उस पर ध्यान देते हुए हम लोग ने तमाम चीजें की थी, उस पर फिर से हमें लौट आना चाहिए। और दूसरी बात, लॉकडाउन की स्थिति दोबारा से पैदा हो रही है, वो ना पैदा हो इसलिए सबसे बड़ी वैक्सीन आपके पास आपका मास्क है, तो उसको जरूर से जरूर मास्क जरूर पहनिए, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। सरकारें अपना काम कर रही हैं, आप अपना व्यक्तिगत कार्य करिए और दूसरों को भी इसके लिए जरूर सचेत करिए कि वो भी मास्क जरूर पहने। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।